अगर आपको कभी यह देखना हो कि बहुसांस्कृतिकता क्यों असफल हुई है, तो आपको लंदन को देखना होगा। लंदन इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे बहुसांस्कृतिकता को आजमाया और प्रयोग किया गया, और ये उन लोगों के लिए उल्टा पड़ गया जो इसे आगे बढ़ा रहे थे। न्यूयॉर्क भी एक उदाहरण है, पर लंदन इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। यह वीडियो रेबल न्यूज ने डाला है, जिसमें कहा गया है कि लंदन खत्म हो गया है। ये 24 मिनट लंबा है, तो चलिए देखते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। मैंने लंदन के उस हिस्से का दौरा किया जो अब पहचान में नहीं आता। आप चौंक जाएंगे, पश्चिम का इस्लामीकरण सच में हो रहा है। हमारी सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमारे खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। उनका एक एक कर सिर कलम किया जाएगा, मैं नहीं रहूंगा। इस आदमी को गिरफ्तार कर कुछ घंटों में जमानत पर रिहा कर दिया गया। यही तरीका है यहाँ का। नहीं, हम एक सहिष्णु देश हैं। पश्चिम एक बहुत ही सहिष्णु जगह है और इस्लामवादी इसे समझते हैं और वे हमारी अपनी आज़ादियों का हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पाकिस्तान के यूनाइटेड किंगडम में हैं। सच में मैं असभ्य हूँ। कभी भी लाउड स्पीकरों पर इतनी तेज अल्लाहू अकबर की आवाज नहीं बजनी चाहिए थी कि सबको सुनना पड़े। दोस्तों, यही वे कैनबरा मस्जिद में और यहाँ दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पीछे धकेला गया था, अब फिर कोशिश हो रही है। मैं हाल ही में लंदन, इंग्लैंड गई थी, जहां मैंने टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित विशाल रैली यूनाइट द किंगडम को कवर किया। मुझे वहां जल्दी भेजा गया क्योंकि कीर स्टारमर ने विदेशी कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और पत्रकारों पर सिर्फ असहमत होने पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था, बिल्कुल एक अच्छे कम्युनिस्ट की तरह। और आप इसे शनिवार को फिर से देखेंगे जब 1 मार्च का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य इस विविधता और इस विविध देश का सामना करना और डराना है। इसी वजह से ये लेबर सरकार उस कार्यक्रम के लिए अति दक्षिणपंथी भड़काऊ लोगों को ब्रिटेन आने से रोकेगी। मौके पर मेरा लक्ष्य सीधा था, बड़े पैमाने पर आप्रवासन के परिणामों का दस्तावेजीकरण करना और यह दिखाना कि लंदन के कुछ इलाकों में किस तरह बदलाव आया है, कुछ मामलों में पहचान से भी परे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने 2024 के संसदीय चुनावों के दौरान फ्रांस में देखा था। यहाँ भी साफ साफ गेटोकरण है और ये इस बात का संकेत है कि एकीकरण असफल हो गया है। आत्मसात होना असफल रहा है। वे पूरी तरह से नई फ्रांसीसी समाज में घुल मिल गए हैं। मुझे यकीन है कि उनके बैंक खाते और कारोबार है। टैक्स भले न दे, लेकिन वेलफेयर भुगतान जरूर लेते हैं। तो वे घुल मिल तो गए हैं, लेकिन समाहित नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम, वोक लेफ्ट या सिर्फ पश्चिम का लेफ्ट, उन्हें ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उनका मानना था कि लोगों को अपनी संस्कृति छोड़ने के लिए कहना असभ्य है। बहुसांस्कृतिकता असफल रही है और सब पर उल्टी पड़ गई है। बहुसांस्कृतिकता काम नहीं करती दोस्तों। हमें इसे जितना स्पष्ट कह सकते हैं उतना स्पष्ट कहना होगा। यह लोगों, व्यक्तिगत लोगों पर हमला नहीं है, बल्कि यह बहुसांस्कृतिकता के विचार पर हमला है, और यह बिल्कुल ठीक है। यह एक राजनीतिक बयान है और हम राजनीतिक प्राणी हैं। अंतिम बार जब मैंने देखा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पश्चिमी सभ्यता का एक बुनियादी मूल्य है, चाहे यह कहना कितना भी अप्रिय क्यों ना हो कि ये लोग पश्चिमी समाज में नहीं आते, हमें ये कहना ही होगा। किसने कहा कि हम ये नहीं कह सकते? लगभग 70 साल पहले हम ये कह देते और किसी की भी भौहें नहीं चढ़ती। असल में ज्यादातर लोगों ने इनोप पॉवल की बात को नजरअंदाज किया। ये लोग बंगालियों और पाकिस्तानियों पर अरबी संगीत बजा रहे हैं। इन्हें कुछ और बजाना चाहिए था, बस कह रहा हूँ। अंग्रेजी बोलो। अरब लोग इससे वाकई बहुत निराश होंगे। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? तुम्हें जरूरत है। देखो, चलेना चाहिए। ये कौन सी भाषा है? फ्रेंच, बांग्ला, सिर्फ बांग्ला। मंगल, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारे ब्रिटिश टैक्स पेयर्स उसकी पूरी फैमिली का खर्च उठा रहे हैं। हाँ, ये अरबी नहीं है।
तुम्हें व्हाइट चैपल दया, स्टीफन थॉमसन वाइशक्राफ्ट 24 के संस्थापक और कैम हिग्बी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक स्वतंत्र पत्रकार है के साथ। व्हाइट चैपल में आपका स्वागत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसे बंगाली में लिखना जरूरी नहीं है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी ये आइडियाज दिए हैं, ठीक है, मुझे पता है उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमें मांग करनी होगी कि उसे हटाया जाए। यही नवनिर्वाचित रिफॉर्म पार्षद ने किया था। उसने LGBTQ झंडा और बाकी सारे झंडे हटा दिए और उनकी जगह यूनियन जैक और सेंट जॉर्ज का झंडा लगा दिया। उसने कहा, नहीं, यही तो आदेश है। हमारे पास इसका राजनीतिक आदेश है, तो हमें यही करना है। ये मामूली लग सकता है, लेकिन इसे घोषणा पत्र में जोड़ लो। राजनीतिक भाषणों में कहो कि हम सिर्फ अंग्रेजी दिखाएंगे, बाकी कोई भाषा नहीं। हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद नूरीहान ने बताया था कि ब्रिटेन सैकड़ों मिलियन पाउंड खर्च करता है। मुझे लगता है ये 1 अरब से ज्यादा हो सकता है सिर्फ दुभाषिया सेवाओं पर। आप जानते हैं, जब कोई बंगाली महिला लंदन आती है और वह अपने बैंक या NHS या किसी भी जगह कॉल करती है और फिर वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती, तो ब्रिटिश सरकार उन्हें दुभाषिया उपलब्ध कराती है। उन दुभाषियों का बिल सैकड़ों मिलियन पाउंड होता है। उस पैसे से कितने गरीब मूल ब्रिटिश लोगों को खाना मिल सकता है। बस कह रहा हूं। लंदन एक पारंपरिक श्वेत श्रमिक वर्ग का इलाका था। आप इसे वास्तुकला में देख सकते हैं। अभी हम सेंट्रल लंदन में हैं। आप यहाँ कहीं ज्यादा भव्य, कहीं बेहतर वास्तुकला और कहीं ऊंची टेनेमेंट इमारतें देख सकते हैं। ये सब कुछ ईस्ट लंदन में नहीं है। ईस्ट लंदन श्रमिक वर्ग की संपत्तियों से भरा हुआ है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में मध्य और पूर्वी यूरोप के यहूदियों का प्रवाह हुआ और फिर 50 के दशक से ये लंदन के सबसे बहुसांस्कृतिक और सबसे विविध इलाकों में से एक बन गया। खासतौर पर बंगाली लोग। बंगाली सबसे बड़ी अल्पसंख्यक है। मुझे लगता है कि पिछली जनगणना के अनुसार वे निवासियों का लगभग 30% हिस्सा हैं। बंगाली ज्यादातर मुस्लिम हैं। यहाँ हर कोने पर मस्जिदें हैं और फिर आपके पास जाहिर है अपार संपत्ति की नजदीकी भी है, क्योंकि लंदन शहर और कैनरी वॉर्फ वहीं पास में है। तो एक तरफ आपके पास इस तरह की खुद बनाई गई घेट्टो जैसी स्थिति है, जहां मुस्लिम उपस्थिति लगातार बढ़ रही है, इलाका और मोहल्ला लगातार इस्लामी रंग में रंगता जा रहा है और यही स्थिति सिटी काउंसिल में भी दिखती है। टावर हैमलेट्स में इस समय कोई श्वेत अंग्रेज काउंसलर नहीं है। ये विविधता कैसे हुई? ये तो विविधता नहीं है, ये तो एक ही संस्कृति है। अगर वे आबादी का 30% हिस्सा हैं, तो फिर वहां एक भी श्वेत व्यक्ति क्यों नहीं है? कैसे? असल में मैं ये नहीं समझता कि बाकी 70% में क्या गलत है। यही बात मैं नहीं समझता। वे इसमें गलती क्यों नहीं देखते, या उनके स्वभाव में अधीन रहना है सिर्फ विविधता के नाम पर, या यहाँ एक रूपता के नाम पर? मैं कहूँगा कि नहीं, हमें यहाँ कुछ विविधता लानी चाहिए। आप इस क्षेत्र की आबादी का केवल 30% हिस्सा है, फिर भी स्थानीय सरकार में आपका प्रतिनिधित्व 100% है। नगर परिषद में टावर हैमलेट्स से कोई श्वेत अंग्रेज पार्षद नहीं है। हाल ही में चुने गए लॉर्ड मेयर पहले भ्रष्टाचार के दोषी थे और 10 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित थे। अब प्रतिबंध खत्म हो गया है और वे फिर लॉर्ड मेयर बने हैं। वे बंगाली भी हैं। स्थानीय पार्षदों में से अधिकांश बंगाली हैं, जिसमें यह बड़ी विडंबना है कि जब आप देखते हैं तो आप वॉकी टॉकी बिल्डिंग देख सकते हैं, आप घेरकिन देख सकते हैं, आप इन सभी गगनचुंबी इमारतों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर चरम के बीच यह द्वैधता है। इसे देखो, मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं इस बात में बहुत विश्वास करता हूँ। तीसरी दुनिया के लोग अपनी तीसरी दुनिया की आदतें लाते हैं। इसे देखो, यह क्या है, यह क्या है, यह बहुत बंगाली है, यह बहुत बंगाली या तीसरी दुनिया जैसा काम है। ये जो चरम गरीबी और व्हाइट चैपल के बड़े हिस्से और बड़े इलाके के घेट्टो बनने के बीच की द्वैधता है, वो इतनी है कि व्हाइट चैपल स्टेशन का नाम अंग्रेजी में है और उसके ठीक बगल में बंगाली में लिखा है। और फिर जब आप सड़क के उस पार देखते हैं, जब आप सड़क पर आगे देखते हैं, तो आप इन ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों और पूरे लंदन की अपार वित्तीय संपत्ति को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पाकिस्तान के यूनाइटेड किंगडम में हैं। अगर कहीं उपनिवेशीकरण है तो यही है। अगर चाहें तो स्नैक्स जमीन से उठा लें।
हमारे पास यहाँ बहुत सारी अच्छी पाकिस्तानी कपड़े हैं। हमारे पास बच्चों के खिलौने हैं। हम टावर हैमलेट्स गए थे, वहाँ माहौल तीसरी दुनिया जैसा था। सड़क पर बाजार थे। आपको सुंदर पुरानी इंग्लिश इमारतें दिखती हैं जिनके सामने कचरे का ढेर नजर आता है, लेकिन वहाँ माहौल एक बाजार जैसा है और वे लोग नकली लुई विटॉन बैग्स बेच रहे हैं। ये बहुत अच्छा वर्णन है। खूबसूरत लंदन की वास्तुकला। उनके सामने जैसे कचरे का ढेर हो। बस उनके सामने जो दिखता है वो कचरे का ढेर जैसा है। लेकिन वहाँ लोग नकली लुई विटॉन और गुची बैग्स बेचते हैं। वो एक बाजार जैसा है। फिलहाल यूनाइटेड किंगडम अभी भी एक बहुसंख्यक श्वेत देश है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 2065 तक ब्रिटेन में श्वेत ब्रिटिश अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मिलेनियल्स, जेन जेड, जनरल अल्फा में भी ये पिरामिड दिखता है। श्वेत ब्रिटिशों की हिस्सेदारी मिलेनियल से जेन जेड में और जेन जेड से जेन अल्फा में लगातार कम होती गई है। पिछली जनगणना के मुताबिक हम 82% हो सकते हैं। यूके अभी 82% श्वेत ब्रिटिश हैं, पर जन अल्फा में ये प्रतिशत निश्चित रूप से इतना नहीं है। ये बदल रहा है, ये बहुत तेजी से बदल रहा है। आप इसे बर्मिंघम में देख सकते हैं, आप इसे ब्रैडफोर्ड जैसे स्थानों में देख सकते हैं, आप इसे लूटन टाउन जैसे स्थानों में देख सकते हैं। संयुक्त राजशाही में लगभग 11 शहर और कस्बे ऐसे हैं जो वर्तमान में अल्पसंख्यक श्वेत ब्रिटिश हैं, और राजधानी लंदन वर्तमान में 1/3 श्वेत ब्रिटिश हैं। जैसे जैसे वहां अंग्रेजी घट रही है, अंग्रेज लोग बाहर जा रहे हैं, इसमें श्वेत पलायन भी है, और ये केवल तेजी से बढ़ेगा जब तक इसे रोकने और पलटने के लिए कुछ नहीं किया जाता। और जाहिर है इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें सबसे आक्रामक लोग निश्चित रूप से मुस्लिम पृष्ठभूमि से हैं, जो सिर्फ मोहल्लों को घेटो नहीं बनाते। उनकी एक अनलिखित लेकिन इस्लामीकरण की नीति है, जिसमें मोहल्लों को ऐसे इलाकों में बदलना शामिल है जहां गैर मुस्लिम या गैर इस्लामी लोगों का स्वागत नहीं होता। वे उनके प्रति सक्रिय रूप से शत्रुतापूर्ण हैं। स्पीकर कॉर्नर जाएं और इस आदमी से इस्लाम पर कठिन सवाल पूछे। जब वो जवाब नहीं देगा, कुछ मुस्लिम आकर आपको घेर लेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बार बार देखे हैं। वे अक्सर कहते हैं, स्वागत है भाई, मैं तुम्हें इस्लाम के बारे में बताता हूँ। हमारे नबी बहुत शांतिप्रिय थे। जब आप आयशा की उम्र पूछते हैं तो उनका चेहरा बदल जाता है, और फिर कुछ गुंडे, कुछ युवा गुंडे आपके पास आएंगे और वे आपको उकसाने और डराने की कोशिश करेंगे। असलियत ये है कि अगर वे कैमरा लेकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाएगा। हाँ, आज ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है हम बहुत किस्मत वाले थे। मुझे लगता है कि ये बदल सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था। हम ईस्ट लंदन मस्जिद की शूटिंग कर रहे थे, जो लंदन की सबसे बड़ी पुरानी मस्जिदों में है और यूके की कुछ मस्जिदों में से है जहां दिन में 5 बार अजान होती है। इमाम साहब मीनार पर चढ़ेंगे, या जरूरी नहीं कि मीनार पर चढ़ें, लेकिन माइक्रोफोन का इस्तेमाल करेंगे और मीनार में स्पीकर लगे होंगे और वे अजान देंगे। हम दोपहर की नमाज के लिए वहां गए और मस्जिद के बाहर की भीड़ शूट कर रहे थे। मस्जिद इतनी बड़ी नहीं कि पूरे मुस्लिम समुदाय को समा सके। बहुत से मुस्लिम बाहर नमाज पढ़ रहे थे। हम कैमरामैन के साथ शूट कर रहे थे। हम शूट कर रहे थे तभी एक कार जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकी। उसमें बैठा आदमी बोला, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम विशेग्राद 24 से हो, नरसंहार का बचाव करने वाले और जानवर हो। और मैं उसके पास जाता हूं और कहता हूं, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, हम आपसे बात करना चाहेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि लंदन में मुस्लिम होने, बहुसांस्कृतिकता और टावर हैमलेट्स में रहने का अनुभव कैसा है। इस आदमी ने मुझे लगातार अपमानित किया, और जब वो मुझे अपमानित कर रहा था और मैं वहां बहुत शांत खड़ा होकर पूरी कोशिश कर रहा था कि उससे शांतिपूर्वक बात करूं, तभी ईस्ट लंदन मस्जिद से लोग निकलने लगे। शोर शराबा देखा और एक बड़ा समूह, देखो छोटे छोटे मोटे पैर, मुस्लिम लोग दौड़ कर आए। अल्जीरियाई लोगों में वो युवा लड़का जिसने सबसे भद्दी गालियां दी, खासकर जब उसे पता चला कि BZ24 एक हद तक एंटी हमास चैनल है और निश्चित रूप से इजराइल समर्थक, इजराइल के पक्ष में सहानुभूति रखने वाला है। उस चैनल का सुनते ही वो गालियां देने और इजरायली सरकार के सदस्यों की हत्या करने की बातें करने लगा। साथ ही यहूदियों का एक एक करके सिर काटने की धमकी भी दी।
वो अल्जीरिया से था। मैंने भी कुछ समय अल्जीरिया में बिताया था और बातचीत के आक्रामक होने से पहले उसे अपना अनुभव बताया। उसने मुझसे हाथ मिलाया और बात शुरू की, लेकिन इजराइल का नाम सुनते ही वो भड़क उठा। मेरा मतलब है, क्या आप अल्जीरिया से हैं? क्या मजा वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है? हेलो, क्या चल रहा है? इजराइल, हेलो। ये आदमी चिल्ला रहा है, ये ठीक नहीं है। अरे क्या चल रहा है? तो वह इस बात से वाकिफ है कि मुस्लिम व्यवहार को इस्लाम का प्रतिबिंब माना जाता है। तो वह इस बात से वाकिफ है, वह अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा है और वह अपने धर्म का प्रतिनिधित्व उसकी असली रूप में करेगा, यानी एक नफरत भरी विचारधारा के रूप में। वह जानता है, वह इस बात से वाकिफ है, वह कोई अनजान इंसान नहीं है। वह जानता है कि अगर वह कुछ ऐसा कहे जो इस्लाम की बुरी छवि पेश करे तो वह सतर्क रहता है, लेकिन आखिरकार वह एक मुसलमान है, इसलिए वह खुद को रोक नहीं सकता। देखिए यह कैसे खत्म होता है। मैं उसकी कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। टॉमी रॉबिन्सन, इस्लाम विरोधी, सब कुछ के खिलाफ। सब कुछ के खिलाफ। अगर मैं टॉमी रॉबिन्सन को पकड़ लूं, हाँ, जानते हो क्या? अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं, टॉमी रॉबिन्सन, मैं बस यही कह रहा हूँ, इस्लाम और बड़ा इस्लाम, सभी का सम्मान करो। क्या आपको अमेरिका पसंद है? बीएस पसंद करते हैं। ये टॉमी रॉबिन्सन को धमकी देता है कि उसे स्मोक कर देगा, जबकि तुम कुछ नहीं करोगे। तुम सीरियस हो भाई, धमकी मत दो। हाँ, शायद तुम फिर यही करोगे। ये लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, बस अकेले लोगों पर झुंड बनाकर हमला करते हैं। वो उसे धमकी देता है, मारने या खत्म करने की बात करता है, फिर कहते हैं इस्लाम सबका सम्मान करता है, हर धर्म हर रंग का। नहीं, आपने अपना व्यवहार दिखा दिया। आप सिर्फ इसलिए किसी को मारने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि उसके राजनीतिक विचार आपकी संस्कृति और धर्म के खिलाफ हैं, और यह मुसलमानों की पसंदीदा बात है। उन्हें यह कहना बहुत पसंद है कि इस्लाम तो परफेक्ट है, हम नहीं। तो उनके दिमाग में वे मानते हैं कि यह एक स्वीकार्य कारण है, यह बेहुदा बातें कहने का एक स्वीकार्य बहाना है, ताकि बाद में हम कह सके कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था। क्योंकि मुसलमान हमेशा बुरा व्यवहार करते हैं। हर बार आतंकवादी हमला, महिलाओं से छेड़छाड़, ग्रूमिंग गैंग्स, जो भी हो, मुसलमान ऐसा करते ही रहते हैं। फिर यही उनका बच निकलने का बहाना बन जाता है कि इस्लाम को दोष न दो, सिर्फ मुसलमान परफेक्ट नहीं हैं। खासकर जब हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि उनका व्यवहार असल में उनकी संस्कृति का प्रतिबिंब है, जिस पर इस्लाम का गहरा प्रभाव है। ये कोई संयोग नहीं है कि ग्रूमिंग गैंग्स की एक भी पीड़िता मुस्लिम लड़की नहीं थी, एक भी पीड़िता नहीं। इक्का दुक्का सिख भी शिकार बने, जिन्हें वे काफिर मानते हैं। उनकी नज़र में वे यहूदियों ईसाइयों से भी बुरे हैं। उनमें से ज़्यादातर मुख्य रूप से गोरी लड़कियां थीं। ये सिर्फ अवसरवाद नहीं है, मेरा मतलब है ये अवसरवाद है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। मुझे यकीन है इन हज़ारों लोगों को दोषी ठहराया जाता है। हर महीने नए मामले सामने आते हैं और कोई नया मुकदमा चलता है। क्या आप कह रहे हैं कि किसी को भी, मुस्लिम लड़की को भी निशाना बनाने का मौका नहीं मिला? नहीं, मुस्लिम लड़कियां अक्सर अन्य मुसलमानों द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं, लेकिन वे ग्रूमिंग गैंग्स खास तौर पर ऐसा नहीं करते, जैसे कि उदाहरण के लिए चाचा, भाई और कजिन करते हैं। वे तो वैसे ही करते हैं जैसे किसी और समाज में होता है। ग्रूमिंग गैंग्स खास तौर पर गोरी ब्रिटिश लड़कियों और गैर मुसलमानों को निशाना बना रहे थे, इसलिए कुछ सिख भी शिकार बने, शायद कुछ हिंदू लड़कियों को भी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को छोड़ दिया। उनका यह व्यवहार इस्लाम से प्रभावित है, क्योंकि इस्लाम गैर मुस्लिम महिलाओं को अलग नज़रिए से देखता है। मुस्लिम महिलाओं से कहा जाता है, ये कुरान में है, मुस्लिम महिलाओं से कहा जाता है कि वे एक खास तरीके से कपड़े पहने ताकि उन्हें पहचाना जा सके और गैर मुस्लिम महिलाओं की तरह उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। मुझे लगता है कि हमें मुस्लिम देश बनना चाहिए, इसमें समस्या नहीं है। यूनाइटेड किंगडम मुस्लिम देश नहीं है। हम यहाँ कब्जा करने नहीं, बल्कि अपना धर्म, शांति और प्यार फैलाने आए हैं। यही बात है भाई। टॉमी रॉबिन्सन को हराकर, नहीं, तुम्हें बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही। लेकिन क्या आप चाहेंगे सब हो नहीं? नहीं, हम नहीं चाहते कि सबको पता चले। हम ही लोग हैं। सच में? हाँ बिल्कुल। क्या आप हमसे बात करने के लिए तैयार हैं? तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? जाओ जाओ, अपने घर जाओ। कैमरा, मैं इसकी सराहना करता हूँ इस सवाल के लिए। देश का कौन सा हिस्सा है ये? वो क्यों नहीं चाहता? उसने कहा
कि वो चाहता है कि यूके एक ईसाई देश बना रहे, तो वो बात क्यों नहीं करना चाहता? उसे किस बात का डर है? उसे किस बात का डर है? क्या उसे डर है कि उसकी झूठ पकड़ी जाएगी? हम जानते हैं वो दाढ़ी वाला मुस्लिम आदमी है। वो नहीं चाहता कि यूके ईसाई देश बना रहे 100%। ये कोई लिपस्टिक वाला नहीं, मेरा मतलब है ये आम लिपस्टिक मुस्लिम नहीं है। फिर भी वो कैमरे पर बात करने से डरता क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है और बुरा लग रहा है, या उसे डर है कि उसके समुदाय के लोग उसकी बात नहीं मानेंगे? देखिए, इन लोगों से कुछ मेल नहीं खाता। मुझे लगता है उन्हें लगता है कि वे उलझन भरी जिंदगी जी रहे हैं, और इसी वजह से हर इंसान चाहता है कि वो एक तार्किक रूप से सुसंगत जिंदगी जिए। इसलिए अगर मैं पश्चिम में रहना चाहता हूँ तो मुझे एक तरीका अपनाना और पक्ष चुनना होगा। मैं मुस्लिम पक्ष या पाकिस्तानी पक्ष या अपनी सांस्कृतिक पुश्तैनी पक्ष नहीं चुन रहा हूँ। मैं नहीं चुन रहा हूँ। तो मैंने इसे तय कर लिया है, मैंने इसे घोषित कर दिया है। और हाँ, आप जानते हैं इसकी कोई कीमत हो सकती है जिसकी मुझे वाकई परवाह नहीं है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें राह चुनने के लिए पक्ष लेना होगा। मोहम्मद जा की तरह बनो, इस्लाम और अपनी विरासत के प्रति वफादार रहो और गर्व से कहो कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ। आपको वही रास्ता चुनना होगा। माजिद नवाज की तरह नहीं हो सकते। मतलब मुसलमान रहकर इस्लाम पर हमला करना तर्क संगत नहीं है। मुझे लगता है कि कई लिपस्टिक मुसलमान ऐसे ही जी रहे हैं। बहस में आते ही वे किसी एक पक्ष को चुनने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इंसान सामान्यतः ऐसा ही करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि उनकी इच्छा होती है। मुसलमान यूके में शरीयत और काबिज होना चाहते हैं। वे बेवकूफ़ नहीं हैं और वे ये बात खुलेआम कह रहे हैं। वे ये बातें खुलेआम कह रहे हैं। इसका कारण ये है कि वे अपना जीवन तार्किक रूप से सुसंगत तरीके से जीना चाहते हैं। क्या आप कैमरे पर हमसे बात करेंगे? मैं इसकी सराहना करता हूँ। क्रिश्चियन देश के किस हिस्से में ये क्रिश्चियन है? देश के किस हिस्से का ये है? क्या वो देश की किस संस्कृति का ये हिस्सा है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देश का कौन सा हिस्सा ईसाई है? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों लगता है ऐसा? आपको क्यों लगता है? ये अधिकांश ब्रिटिश लोग ईसाई हैं। हमारे यहाँ अब भी ईसाई परंपराएं हैं। हमारे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुछ निर्धारित सीटें हैं जो इंग्लैंड के चर्च के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं, मुझे लगता है। और इसकी सारी परंपराएं सांस्कृतिक, माफ कीजिए, ईसाई मूल्यों से प्रेरित है। क्योंकि राज्य धर्म एंग्लिकन चर्च है और देश का प्रमुख इस मायने में कि क्या अंग्रेज लोग ईसाई हैं? क्या आप यही सवाल पूछ रहे हैं? मैं तर्क दूंगा तो इस पर मेरी राय होगी। मैं मुसलमानों की सराहना करता हूं, बिल्कुल करता हूं। नहीं, क्या आप मुझे बोलने देंगे? मत कीजिए। बिल्कुल करता हूं। हाँ। मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा नहीं। हाँ, यह एक ईसाई देश है जो ईसाई मूल्यों पर बना है। हाँ, व्यक्तियों में एक आस्था के रूप में ईसाई धर्म घट रहा है, लेकिन इससे बुनियादी बात नहीं बदलती। इस देश के बुनियादी मूल्य। मैं नहीं चाहता कि मुसलमान इसकी जगह ले। ईसाई धर्म घट रहा है। माफ करें, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए यही समाप्त कर रहा हूं। तो ईसाई धर्म यूके में शायद घट रहा है, लेकिन ईसाई इस्लाम में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। मेरे पास एक असली आंकड़ा है, दिखाता हूं। जैसे ईसाई धर्म घट रहा है, वैसे कोई धर्म नहीं बढ़ रहा है। लोग इस्लाम में नहीं बल्कि नास्तिक बन रहे हैं, और हम नास्तिकों को, खासकर पश्चिमी नास्तिकों को, अपनी कोशिशें और बढ़ानी होंगी। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा, ईसाई सच्चाई को। पश्चिमी सभ्यता के निर्माण में ईसाई धर्म की भूमिका और प्रभाव को। और मुझे खुशी है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा नास्तिक वोकिज्म को छोड़ रहे हैं और वे इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भविष्य का इंग्लैंड जैसा भी हो, उसे बनाना होगा। सभी पश्चिमी देशों में, चाहे हम कोई भी नई मूल्य प्रणाली बनाएं, उन्हें इन दो समूहों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। ना ये, ना दूसरा, ना मुस्लिम, ना अन्य, नहीं। और इन लोगों ने तो पहले ही साबित कर दिया है कि वे दोनों ईसाई मूल्यों से नफरत करते हैं, और वे पश्चिमी मूल्यों से भी नफरत करते हैं, जो कि सेक्युलरिज्म, उदारवाद और ईसाई मूल्यों का मिश्रण है। और कुछ ग्रीक
और रोमन लोकतांत्रिक मूल्यों का भी। और यही बात है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही है, और मुझे यकीन है कि यही बात है। इसे देखिए, ये कितना समान है। इसे देखिए, जैसे जैसे ईसाई धर्म नीचे जाता है, हर ऊंचाई और गिरावट वास्तव में चार्ट में उल्टा मेल खाती है। इसे देखिए, यह यहाँ शुरू हुआ था। 1950 में ऑस्ट्रेलिया में नास्तिक लगभग 0 थे और ईसाई 85-90% थे। अब यह घट रहा है। मैं इससे खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है शायद यह रेखा इतनी तेजी से नीचे नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन जो भी है, जो भी हम तय करें, जिस भी दिशा में हम जाने वाले हैं, और चाहे पश्चिमी सभ्यता या समाज जैसे भी विकसित हो, उसे ईसाइयों और धर्मनिरपेक्ष लोगों की सहमति के साथ ही विकसित होना होगा, जैसा कि हमारी जनसांख्यिकी से पता चलता है। अब ये अन्य अल्पसंख्यक हैं जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, नहीं तो हम इसे गंवा देंगे, वरना पूरा पश्चिमी क्षेत्र ईस्ट लंदन या टावर हैमलेट्स जैसा दिखने लगेगा, जो कि मुझे कहने में अफसोस है, घिनौना है।